नागेश्वर पांडे हमारे साथ हैं गिरिडीह झारखंड से। नागेश्वर जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास सेल का 283 ₹111.36 में है, तो क्या हमको होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए सर? सेल को सेल करें या होल्ड करें सर्वेंद्र? देखिए, आई थिंक अपने अपने स्पेस में ये थोड़ा लेट चला और अब तो फिलहाल अपने लॉन्गर टर्म सेटअप्स को आई थिंक यहाँ पे आज आज के दिन देखें तो उसका ब्रेकआउट हो रहा है। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं। आई थिंक अगर आप एक एवरेज इसका 5-10 दिन का वॉल्यूम देखेंगे तो उसके आधे वॉल्यूम तकरीबन आज इसका ऑलरेडी हो चुके हैं, और जबकि अभी हम 10:30 हमारा 10:30 का ही टाइम हुआ है। तो आई थिंक एक अच्छा मूव दिख रहा है और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। मे बी इवन इफ ट्रेडिंग एंगल से भी बने रहे, अगर 15 दिन महीना के करीब बने रहे तो आई थिंक ऊपर में इनको 95 to 100 के लेवल्स यहाँ पे डेफिनेटली आते हुए दिखने चाहिए। बट स्टॉप लॉस जरूर रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, और वो जरूर लगाएं, और वो रहेगा 79.90 पे। 79.90 पे स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें अभी रुके रहिए आप। पंकज जी हमारे साथ हैं, जुड़ रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। मेरे पास HEG है 1656 के 86। 1650 तो क्या करूं सर? 1000 के आसपास आ गया HEG आज। आधा हो गया सर, ये तो लगभग आधा। हाँ आधा हो गया। ऊपर पे ले लिया भाई। सर्वेंद्र जी क्या करना चाहिए? तो आधा एवरेज करें क्या? देखिए, पहले तो नीरज जी यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक हमको अच्छा लगता है, हमारा इंटरेस्ट इसमें रहता है, तो जो व्यू है उसको ये मान के चलें कि हम इंटरेस्टेड हैं इसमें, और इसमें हमारे ट्रेड्स भी रहते हैं। अब बात रही जहां तक आई थिंक एवरेज करने की आप पूछ रहे हैं, आई थिंक थोड़ा यहाँ वेट कर लें। क्लियर कट कुछ रिवर्सल्स दिख जाएं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं ट्रेड करने में बात बनेगी। बट फिलहाल जो पोजीशन है उसके साथ बने रहें। काफी करेक्शन इन्होंने देख लिया है, तो थोड़ा टाइम दे दें, और एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो एक पुल बैक का तो वेट करें और उसमें डिसाइड करें कि क्या करना है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल होल्ड कर लें और इस ट्रेड को 15-20 दिन के बाद इसको वापस रिव्यू करें। इसको होल्ड करिए, 15 दिन बाद व्यू कर लीजिएगा। और डिस्क्लोजर आपने सुन लिया होगा कि ये आप एक राय और ले लीजिएगा इसमें कोई भी एक्शन लेने से पहले HEG में। सर्वेंद्र रुकिएगा जरा, एक कंपनी से के मैनेजमेंट से बात करते हैं। ट्रैक्टर और मशीनरी इक्विपमेंट बनाने वाली बड़ी कंपनी स्कॉट्स ने दूसरी तिमाही में कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मुनाफे में करीब 50% की गिरावट देखने को मिली है, और वही कामकाजी मुनाफा भी 32% से ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। मार्जिन लगातार कई तिमाहियों से गिर रही है और वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में 12% की करीब ग्रोथ देखी गई है। नतीजों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट फाइनेंस और ग्रुप CFO भरत मदान जी हैं। भरत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं सर। ये एबिटा लेवल पे 33% की वीकनेस देखने को मिल रही है। मार्जिन में बहुत ज़्यादा 5.5% की वीकनेस देखने को मिली है। क्या रीज़न था सर? ये तो बहुत ही कमज़ोर नतीजे, और हर सेगमेंट के नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। भरत जी। हेलो जी। हेलो जी भरत जी बोलिए सर, मुझे सुन रहा हूँ मैं आपको। ओके। नहीं, जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, जैसे हम अपना नॉर्मली हर मंथ के अपने वॉल्यूम रिपोर्ट में भी बताते आए हैं कि अभी इन्फ्लेशन का जो प्रेशर था वो काफी हाई था। एटलीस्ट जो Q1 तक का इन्फ्लेशन था वो काफी अनएब्सॉर्ब्ड इन्फ्लेशन है, जो अभी मार्केट में पास ऑन नहीं कर पाई है इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से डेफिनेटली मार्जिन पे प्रेशर है। लेकिन अब पिछले क्वार्टर के अंदर में इन्फ्लेशन का प्रेशर नहीं था, तो पहले क्वार्टर तक Q1 तक जो हमें प्रेशर आ रहा था, और Q2 में सॉफ्टनिंग की वजह से कॉमोडिटी प्राइसेस पे वर्चुअली न्यूट्रल क्वार्टर था। और हमें अब लग रहा है कि आगे क्योंकि डिफ्लेशन की कंडीशन नजर आ रही है और कॉमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं, तो थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स हमें लगता है कि मार्जिन बेटर होंगे। डिफ्लेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्जिन में दिखना शुरू होगा। तो जितना भी ये लगता है जो अभी हुआ मार्जिन है Q2 का, आई थिंक ये वर्चुअली बॉटम लेवल है, तो इससे ऊपर ही दिखने का अगले कुछ क्वार्टर्स में लगता है हमें कि 4-5 क्वार्टर में वी शुड बी एबल टू गो बैक टू जो नॉर्मल मार्जिन हमारे होते थे बिजनेस के, सो वहां तक जा सकते हैं हम। 14% जो एवरेज मार्जिन है, इसको जाने में भी 3-4 क्वार्टर लगेंगे आपको। हाँ जी, क्योंकि आप डिक्लाइन देखेंगे तो मार्जिन का, जैसे ये पिछले 6-7 क्वार्टर पहले इन्फ्लेशन की ये कंडीशन शुरू हुई थी, और नॉर्मली क्योंकि इन्फ्लेशन का जो पर्सन होता है मार्केट में वो थोड़ा लैग के साथ होता है, तो इसलिए 6-7 क्वार्टर तक मार्जिन को ड्रॉप होने इस लेवल तक आने में लगे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो आगे ग्रोथ भी आएगी वो भी ग्रेजुअली आएगी, जो रिकवरी होगी मार्जिन की।
तो बाय द टाइम जब प्राइस स्टेबलाइज होंगे, मार्केट में थोड़ा पॉसन होगा, कुछ डिफ्लेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो आई थिंक कम्बिनेशन जो इन सब फैक्टर्स का है वो ग्रेजुअली मार्जिन में देखने को मिलेगा। सर आपके जो सेगमेंटल बिजनेस है ना, कंस्ट्रक्शन वाला भी देखिए या इवन रेलवे वाला भी देखिए, वो बहुत इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चूँकि आपका जो बड़ा बाजार है वो रूरल और सेमी अर्बन मार्केट है, जहाँ की बॉटम ऑफ द पिरामिड में बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही है, डिमांड पिकअप नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि 3-4 क्वार्टर में ये ठीक हो जाएगा, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन बनेगी, तो कैसे सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ये। देखिए, अभी आप जैसे वॉल्यूम देखेंगे इंडस्ट्री के पिछले 2 क्वार्टर से ट्रैक्टर इंडस्ट्री में वॉल्यूम ऊपर को देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ थी इंडस्ट्री में और सेकंड क्वार्टर में भी इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आप रेनफॉल देखेंगे, मानसून जो है वो अबव नॉर्मल रहा है। तो इवन तो कुछ स्टेट्स में थोड़ा इशू है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो ऑब्वियसली इवन नहीं है, लेकिन जो बाकी पॉकेट्स हैं आई थिंक वहाँ पे जो वाटर रिजर्वर लेवल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके रहते जो अभी आगे की बात करें तो एमएसपी क्रॉप की बढ़ रही है, रबी क्रॉप का सीजन सोइंग जो अभी तक अबव एवरेज चल रहा है, पिछले साल से बेटर सोइंग हो रही है इस बार में, तो पानी की अवेलेबिलिटी है। तो हमें लगता है कि जो रबी सीजन है और आगे का जो नेक्स्ट ईयर का सीजन होगा वो अच्छा आएगा और उसकी वजह से इंडस्ट्री जो अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। और जहाँ तक डिफ्लेशन का प्रेशर है, अभी जैसी कंडीशन नजर आ रही है, ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो धीरे धीरे लग रहा है हमें कमोडिटी का प्राइस का प्रेशर है वो सॉफ्ट होता जाएगा और जैसे जैसे सॉफ्ट होगा तो उसका इम्पेक्ट मार्जिन पे भी आना शुरू हो जाएगा। सर लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे और समझनी है, जो ट्रैक्टर वाली इंडस्ट्री है, आप कह रहे हैं कि क्रॉप की है, एमएसपी बड़ा बढ़ी है, एमएसपी बढ़ना मतलब एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर और क्रिएट करता है। वो डिमांड ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ख़राब है रूरल इलाकों में, सेमी अर्बन में। फिर क्या कैटलिस्ट होंगे जो आपको लगता है कि ये बेटर होगा? देखिए, अभी जो प्राइस बढ़े हैं इनपुट की कॉस्ट के, उसका प्रेशर अभी फार्मर्स के ऊपर है। जो आउटपुट प्राइसेस बढ़े हैं, जो एमएसपी बढ़े हैं, वो इतने नहीं बढ़े कि उसकी पूरी इनपुट कॉस्ट एब्जॉर्ब हो सके। और ऊपर से जो जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहा वो अनइवन रहा, तो उसकी वजह से भी कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी वगैरह है, वहाँ पे इस बार रेनफॉल बहुत कम था, तो जो खरीफ की क्रॉप थी वो अच्छी नहीं हुई। लेकिन बाद में सितंबर में क्योंकि जैसे रेनफॉल जो था वो बेटर हो गया, तो डिलेड थी, एक्सटेंडेड रेन थी इस बार, तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट सीजन है वो हमें अच्छे आने की उम्मीद है। और इन मार्केट्स में भी जहाँ पे पिछला सीजन वीक था वो अब पिकअप हो रहा है, तो इसलिए उसकी अंदाज से मैं लगता है कि डेफिनेटली आगे जाके डिमांड जो है अच्छी देखने को मिल सकती है। तभी हमने ट्रैक्टर इंडस्ट्री की जो गाइडेंस दी थी, जो पहले हमारी लो टू मिड सिंगल डिजिट की थी, अब हमने मिड टू हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ की गाइडेंस कर दी। और ऑलरेडी अब 7 महीने में देखें तो ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है 8-9% की ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी है। पर सर एक लास्ट क्वेश्चन और, ये इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है और आरबीआई के पास कोई चॉइस नहीं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, ऐसे में ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कैसा है? देखिए, इंटरेस्ट का हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट आता है, जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम यूजर हैं, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इक्विपमेंट लेते हैं आगे रेंट आउट करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर होता है। लेकिन ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आई थिंक 2 से 3% इंटरेस्ट रेट का। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो हम डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। बट अभी तक का जो हमें लग रही है डायरेक्शन इंटरेस्ट रेट की, उसको देख के हमें लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ओके भरत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से एक बार चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी सर्वेंद्र, एस्कॉर्ट्स कुबोटा रिजल्ट्स काफ़ी वीक थे और स्टॉक करीब 40 रुपये नीचे है, 1951 रुपये ट्रेड कर रहा है। कैसा लग रहा है चार्ट पे? देखिए, इमीडिएट बेसिस पे तो नीरज जी स्टॉक को अगर मैं देखूं तो आप देखें कि लास्ट 2-3 महीने का अगर उसका आप सेटअप देखें तो बहुत ज्यादा 1920-30 के नीचे नहीं गया है। तो आई थिंक अपने लोअर एंड, अपनी जो लास्ट 2-2.5 महीने की जो इसकी ट्रेडिंग रेंज है उसके लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है। और मेरा मानना है कि 1900 का अब एक इंपॉर्टेंट इसके लिए दायरा है। जब तक वो होल्ड रखता है तब तक जिनके पास पोजीशंस हैं पॉसिबली वो एक लास्ट ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। बट 1900 के नीचे जब बंद आ जाएगा तो आई थिंक स्टॉक फिर मेरे हिसाब से काफी वीक टर्न हो जाएगा। तो किसी के पास भी अगर ट्रेड्स हैं तो आई थिंक 1898.40 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें, बट उसके नीचे यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। और ऊपर में अगर 2050-2060 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे भी थोड़ा मुनाफा बुक करने की कोशिश करें। ओके, तो ये थी एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर राय। राजेश हमारे साथ मनसा पंजाब से जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। साहब मेरे पास सुदर्शन केमिकल के शेयर हैं 300।
414 के भाव में। तो मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो राय लेना चाहता हूँ कि बेचूं या रखूं। सरवेन जी बताइए क्या करें। सुदर्शन केमिकल लॉन्ग टर्म बनना चाहते हैं, बनना चाहिए? देखिए, ये स्टॉक काफी बढ़िया करेक्ट हो चुका है इस साल के लिए। तो आई थिंक यहाँ इस साल के लिए तो मेरे टारगेट्स जो भी स्टॉक के हिसाब से जो एक करेक्शन आपको लगता है 35-40%, आई थिंक उससे ज्यादा ही इसने दे दिया है। तो आई थिंक अब यहाँ पे ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। दायरा इनका लंबा है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली ट्रेड में बने रहें। और एक अच्छा उछाल भी इसको एटलीस्ट 580, 570, 580 तक लेके जाएगा। 6 से 9 महीने का टाइम लगेगा, बट आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। ट्रेड में बने रहिए। सरवेन जी, ब्रिटानिया में भी बने रहें क्या लोग? 9% ऊपर है और बैंक ऑफ बड़ौदा 8% ऊपर है। देखिए, ब्रिटानिया तो बिल्कुल बढ़िया सेटअप है अभी फिलहाल, और अभी नया नया ताजा ब्रेकआउट है। तो जिनके पास है वो डेफिनेटली ट्रेड में बने रहे। नए रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं निकलेंगे, बट जिनके पास है वो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और अब तो इसके लिए एक साइकोलॉजिकल एक मार्क हो गया 4000, जो कि इसने रिक्लेम कर लिया है, तो वो इसके लिए एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट तो वही बन के आ रहा है। सो 3900 से लेके 4000 ये इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। 3900 के आसपास उसका वो आज का जो गैप एरिया है वो भी आ रहा है, अपर एंड ऑफ दैट गैप। तो आई थिंक ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। और जहां तक रही बैंक ऑफ बड़ौदा की बात, आई थिंक यहाँ पे भी आई थिंक पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छा गैप अप तो है, बट ऊपर से इसने थोड़ा सा गिव अप कर दिया है। तो मेरा थॉट यहाँ पे ये है कि इसको 1-2 दिन वॉच कर लें और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई स्ट्रॉन्ग राय बनाएं। फिलहाल रिजल्ट्स को 1-2 दिन डाइजेस्ट हो जाने देते हैं। 2 और स्टॉक जिस पर राय लूँगा। एक आप मैरिको पर राय दीजिए। रिजल्ट्स जो है इनके कमज़ोर हैं, और जैसा भी मैं भरत जी से चर्चा भी कर रहा था स्कॉट्स कुबोटा से कि रूरल इलाकों में और छोटे शहरों में डिमांड बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। उसका असर साफ दिख रहा है। मैरिको भी उन्हीं में से एक है। 6.5% स्टॉक नीचे है, 504 रुपये पे काम कर रहा है। क्या करें इसमें? देखिए, यहाँ पे मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली जो लास्ट 2-3 महीने मुझे लग रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लग रहे हैं। स्टॉक ने एक 600 के ऊपर के करीब एक हाई रखा और वहां से जो ये करेक्शन इसको 470 के आसपास, 450 के आसपास लेके गया। तो आई थिंक मोटा मोटी 460-470 के लेवल्स यहाँ पे मुझे लगता है नीचे में ट्रेडिंग प्ले के हिसाब से भी अगर आप लेके चलें तो पेंडिंग है। नेक्स्ट 7 से 10 वर्किंग डेज में आई थिंक स्टॉक आपको नीचे में 460-470 के लेवल्स दिखा देगा। तो किसी के पास आई थिंक जिनके पास पोजीशंस है आई थिंक हल्की कर लेने चाहिए। और जिनको यहाँ पे ट्रेड लेना है आई थिंक शॉर्ट साइड का भी अच्छा ट्रेड बनता है। 505 के आसपास चल रहा है। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो आई थिंक 525 का स्टॉप लॉस रहेगा, 525.60 का एक स्टॉप लॉस, और नीचे में मेरे हिसाब से 460-470 के टारगेट्स यहाँ पे मेरे हिसाब से आने चाहिए मैरिको के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।